हेलो बच्चों, ये विलयन का दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने जो पहला वीडियो देखा था उसमें विलयन के प्रकार, विलेयता, हेनरी का नियम और सांद्रण को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है इसको देखा था। अब इस दूसरे वीडियो में हम वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों के प्रकार और स्थिर क्वाथी मिश्रण को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है इसको समझते हैं। वेपर प्रेशर, जब किसी द्रव को किसी पात्र में लिया जाता है और मान लिया ये शुद्ध विलायक है, तो इस द्रव के अणु लगातार आपस में टकराते रहते हैं। टक्करों से एक अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है और दूसरे की कम हो जाती है। अगर अणु की ऊर्जा बढ़कर दहलीज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो वह द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया में अधिक ऊर्जा युक्त अणु बाहर निकल जाते हैं, तो जो अणु शेष बचते हैं उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। अगर द्रव को बंद पात्र में लिया जाए, मतलब इस बीकर को वॉच ग्लास से ढक दें, तो जो द्रव के अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और बीकर के रिक्त स्थान में इधर उधर गति करते हैं। गति करने से उनकी ऊर्जा कम होती है और जब ऊर्जा ज़्यादा कम हो जाती है तो वो पुनः वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो वाष्पन की प्रक्रिया में द्रव प्रावस्था से वाष्प अवस्था में अणु जाते हैं और संघनन की प्रक्रिया में वाष्प प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में आ जाते हैं। यानी कि ये दोनों परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं होती हैं। मैंने बताया कि वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है। अगर हम किसी द्रव को खुले पात्र में रख दें तो कुछ समय पश्चात द्रव का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप अणु बाहर निकल जाते हैं। मैंने ये भी बताया कि जब वाष्पन की क्रिया होती है तो अधिक ऊर्जा वाले अणु या अणु ऊर्जा लेकर के बाहर निकलते हैं, जिससे शेष द्रव की ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे घड़े में पानी ठंडा होता है तो घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से अधिक ऊर्जा वाले अणु बाहर निकलते रहते हैं और जो शेष जल बचता है उसका ताप कम होता जाता है और इस तरह से घड़े में पानी ठंडा होता है। तो ये तो रहा वाष्पन और संघनन। कुछ समय बाद वाष्पन और संघनन के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। मतलब जितने अणु द्रव प्रावस्था से वाष्प प्रावस्था में जाते हैं उतने ही अणु वाष्प प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में आते हैं। साम्यावस्था की स्थिति में द्रव की वाष्प के द्वारा शेष द्रव पर पड़ने वाले दाब को वाष्प दाब कहा जाता है और ये शुद्ध विलायक है, इसलिए इसके वाष्प दाब को PA नोट करके प्रदर्शित कर देते हैं। जहाँ पर A विलायक को प्रदर्शित कर रहा है तो ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट है राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ।
राउल्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। राउल्ट ने बताया स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो रहा राउल्ट का नियम। अब हम वाष्पशील द्रवों युक्त द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम देखेंगे। वाष्पशील द्रवों युक्त द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन having two volatile liquids मान लिया कि विलयन दो वाष्पशील द्रवों ए और बी से मिलकर बना है। ए भी वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है। तो ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए राउल्ट के नियम के अनुसार अनुक्रमानुपाती होगा ए के मूल प्रभाज के। या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जहाँ के एक स्थिरांक है। अब के का मान पता लगाने के लिए जब द्रव ए शुद्ध अवस्था में होगा, उसमें बी नहीं मिला होगा, तो उस समय उसका वाष्प दाब PA0 होगा। जब द्रव ए शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका आंशिक दाब PA बराबर PA0 होगा, क्योंकि द्रव शुद्ध अवस्था में उसमें बी अवयव मिला नहीं है। तो जो भी दाब उत्पन्न होगा वो ए के द्वारा ही उत्पन्न होगा, और शुद्ध द्रव के दाब को मैंने बताया था कि PA0 करके प्रदर्शित करते हैं। और इसका मोल प्रभाज 1 होगा। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो हमें के का मान पता लग जाएगा।
पी ए की जगह हो जाएगा पी ए नॉट बराबर के इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू पी ए नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से के का मान इसमें रख देंगे तो हमें मिल जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये समीकरण नंबर हो गया 3। इसी तरीके से अगर हम B का आंशिक वाष्प दाब देखें, PV बराबर हो जाएगा PV नॉट B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा B का मूल प्रभाज्य। तो A और B अवयवों के आंशिक वाष्प दाब हमें पता लग गए। अब जब मिश्रण का कुल दाब जो होगा, वो डाल्टन ने एक नियम बताया था कि अगर गैसीय मिश्रण लिया जाए तो उस मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों का योग होता है। तो अगर गैसीय मिश्रण देखेंगे, जब वाष्प दोनों की बनेगी तो वो गैसीय मिश्रण हो जाएगा। उस मिश्रण का कुल दाब जो होगा वही उस विलयन का कुल दाब होगा। तो विलयन का कुल दाब डाल्टन के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उसके निर्माणकारी अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो डाल्टन के नियमानुसार गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसके निर्माणकारी अवयवों के वाष्प दाबों का योग होता है। तो ये जो गैसीय मिश्रण बनेगा ए और बी की वाष्पों से, इसका कुल दाब पीटी, यही विलयन का दाब होगा, बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी, और इसका मान हो जाएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये वाला समीकरण, प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो ये रहा द्विअंगी विलयनों के संबंध में राउल्ट का नियम। अब हम ऐसे द्विअंगी विलयन के लिए देखेंगे राउल्ट का नियम क्या होगा जिसमें एक अवयव अवाष्पशील हो। राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन having non-volatile solute अवाष्पशील विलेय युक्त द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अभी हम लोगों ने जो राउल्ट का नियम देखा था वो ऐसे विलयन के लिए देखा था जिसके दोनों अवयव वाष्पशील थे। जब दोनों अवयव वाष्पशील थे तो हमको समीकरण मिला था पी टी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब हम ऐसे द्रव मिश्रण के लिए देख रहे हैं जिसमें विलेय अवाष्पशील है और विलायक वाष्पशील है, मतलब एक अवयव वाष्पशील है और एक अवयव अवाष्पशील। जो अवयव अवाष्पशील होगा उसकी वाष्प नहीं बनेगी, और जब वाष्प नहीं बनेगी तो उसका आंशिक वाष्प दाब भी शून्य होगा। इस प्रकार के विलयनों के लिए अगर हम कुल वाष्प दाब देखें तो वो अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि अवयव बी वाष्पशील नहीं है तो उसकी वाष्प ही नहीं बनेगी, और ए के आंशिक वाष्प दाब के बराबर है, इसका मतलब एक्स ए इंटू पी ए नॉट। तो ये रहा राउल्ट का नियम ऐसे विलयन के लिए जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ। अवाष्पशील विलेय मिला होगा
तो उसकी वाष्प ही नहीं बनेगी। कंपोनेंट बी, घटक बी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है, तो उसकी वाष्प नहीं बनेगी। इसलिए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा, और अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब हो जाएगा XA इंटू PA0। तो ये रहा राउल्ट का नियम। हमने दो प्रकार की विलयनों के लिए बताया, एक तो ऐसे द्विअंगी विलयन के लिए बताया जिसके दोनों अवयव वाष्पशील थे, और दूसरा हमने ऐसे द्विअंगी विलयन के लिए बताया जिसका एक अवयव वाष्पशील था और दूसरा अवयव अवाष्पशील था। अब हम लोग राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों को देखेंगे। हमने जो राउल्ट का नियम बताया था उसमें बताया था कि द्विअंगी वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, और ये बराबर था XA इंटू PA0 के प्लस XB इंटू PB0 के। पहला पॉइंट ये है कि विलयन का कुल वाष्प दाब PT शुद्ध अवस्था में अवयवों के वाष्प दाबों PA0 तथा PB0 पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट, विलयन का कुल वाष्प दाब किसी भी निर्माणकारी अवयव के मूल प्रभाज के पदों में लिखा जा सकता है। PT इज इक्वल टू XA इंटू PA0 प्लस XB इंटू PB0 है, ये ऊपर हमने आपको बताया। तो ये बराबर हो जाएगा XA इंटू PA0, और हमने XB की जगह रख दिया 1 माइनस XA, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विअंगी विलयन के लिए XA और XB का योग 1 होगा। दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योग 1 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा XA इंटू PA0 प्लस PB0 माइनस XA इंटू PB0, और दिस विल बी इक्वल टू PB0, ये वाला टर्म पहले कर दिया, इसको इससे XA कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा PA0 माइनस PB0। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब है वो किसी भी एक अवयव के मूल प्रभाज के पदों में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमने XA के पदों में लिखा। अगर हम अभी जब ये XA यहाँ पर ये XA के पदों में है, और उसके लिए हमने XB की जगह पर 1 माइनस XA लिखा था। अगर हम XB के पदों में निकालना चाहें तो XA की जगह 1 माइनस XB लिखेंगे, तो हमको मिल जाएगा PT विल बी इक्वल टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इंटू XB। तो ये XB के पदों में हो जाएगा, मतलब किसी भी एक अवयव के मोल फ्रैक्शन के पदों में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है, विलयन का कुल वाष्प दाब निर्माणकारी अवयवों के मूल प्रभाज का रेखीय फलन होता है। इस समीकरण को अगर देखें तो कुल वाष्प दाब XB का रेखीय फलन होगा, क्योंकि ये एक रेखा का समीकरण है। तो कुल वाष्प दाब निर्माणकारी
अवयवों के मोल प्रभाज का रेखी फलन होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो राउल्ट नियम के आधार पर विलयनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर हम राउल्ट लॉ के आधार पर विलयनों के प्रकार देखें तो विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे कहलाते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो हो गए आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशंस, और दूसरे हो गए अनादर्श विलयन, या इन्हीं कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वे विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और वे विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन नहीं करते अर्थात कुछ मात्रा में विचलन प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन निम्न शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त ये है कि एक अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर होगा गणना द्वारा प्राप्त आंशिक वाष्प दाब के, यानी कि XA इंटू PA0 के। XA का मतलब ए का मूल प्रभाज और PA0 का मतलब ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। PB बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर होगा गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब के। XB का मतलब हुआ बी का मूल प्रभाज और PB0 का मतलब हुआ बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विलयन का कुल वाष्प दाब अवयवों A तथा B के वाष्प दाबों का योग होता है, और ये मान यानी कि विलयन का जो प्रयोग द्वारा मान ज्ञात करेंगे वो बराबर होगा राउल्ट के नियम के आधार पर गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब के। कहने का मतलब XA इंटू PA0 प्लस XB इंटू PB0। पहली शर्त तो ये रही कि इन विलयनों का जो वाष्प दाब होगा जब हम प्रैक्टिकल करके निकालेंगे वो बिल्कुल बराबर होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने पर प्राप्त वाष्प दाब के। दूसरी शर्त क्या है कि इन विलयनों के लिए डेल्टा V मिक्सिंग बराबर होता 0। डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब हुआ कि जब दोनों द्रवों को आपस में मिलाया जाएगा तो उस दौरान आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, यानी कि आयतन परिवर्तित नहीं होगा। मान लिया जो द्रव A है उसका 10 ml लिया और जो द्रव B है उसका भी 10 ml लिया। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो जो विलयन बनेगा उसका कुल आयतन 20 ml होगा। अगर यह आयतन
20 ml से कम या ज़्यादा होता है तो वो अनादर्श विलयन होगा। तीसरी शर्त है कि इन विलयनों के निर्माण के दौरान ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो ये विलयन इन 3 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रयोग द्वारा विलयन का वाष्प दाब देखा जाएगा तो वो राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट है विलयन के निर्माण के लिए द्रव A और द्रव B को जब मिश्रित किया जाएगा तो उस दौरान आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। और तीसरा पॉइंट है, तीसरी शर्त है कि इन विलयनों के निर्माण के दौरान ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जो अनादर्श विलयन होते हैं, मैंने बताया कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये विलयन निम्न 3 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त ये है कि इन विलयनों के लिए एका आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त आंशिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होता, यानी कि PA डज नॉट इक्वल टू XA इंटू PA नॉट। ए का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त आंशिक वाष्प दाब के बराबर नहीं है। इसी तरीके से B का आंशिक वाष्प दाब PB बराबर नहीं होगा गणना द्वारा प्राप्त आंशिक वाष्प दाब के, यानी कि XB इंटू PB नॉट। चूँकि कुल वाष्प दाब निर्माणकारी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है, इसलिए कुल वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। PT डज नॉट इक्वल टू XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी शर्त है कि जब निर्माणकारी द्रवों को आपस में मिलाया जाएगा तो प्राप्त विलयन का आयतन या तो कम होगा या अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा V मिक्सिंग, दोनों को जब परस्पर मिश्रित किया जाता है उस समय होने वाला आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। और तीसरी शर्त है कि इन विलयनों के निर्माण के दौरान जब निर्माणकारी द्रवों को परस्पर मिश्रित किया जाता है तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऊष्मा परिवर्तित होती है। इसलिए डेल्टा H मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो रहा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर इन विलयनों के लिए, आदर्श विलयनों के लिए मोल प्रभाज और वाष्प दाब में ग्राफ खींचा जाए, एक अक्ष पर हमने वाष्प दाब रखा, वेपर प्रेशर, और दूसरी अक्ष पर अवयवों का मोल प्रभाज रखा, मोल फ्रैक्शन। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर द्रव A शुद्ध अवस्था में है, तो इसलिए A का मोल प्रभाज 1 होगा, और चूंकि B नहीं है इसलिए B का मोल प्रभाज 0 होगा। इसमें धीरे धीरे A में इसमें धीरे धीरे जब
शुद्ध विलायक A में धीरे धीरे B मिलाते जाएंगे तो B का मूल प्रभाज बढ़ता जाएगा और A का मूल प्रभाज कम होता जाएगा। हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पर आकर के शुद्ध B हो गया तो B का मूल प्रभाज 1 हो जाएगा और चूंकि A नहीं है इसलिए A का मूल प्रभाज 0 होगा। जब A शुद्ध अवस्था में होगा तो उस समय जो वाष्प दाब प्राप्त होगा वो PA0 के बराबर होगा। और इसमें जैसे जैसे हम B मिलाते जाएंगे A का मूल प्रभाज कम होगा तो A की निर्मित वाष्प भी कम होगी, जिससे A का आंशिक वाष्प दाब भी कम होता जाएगा और कम होते 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 0 तक हो जाता। मैंने आप लोगों को बताया था कि विलयन का कुल वाष्प दाब निर्माणकारी अवयवों के मूल प्रभाज का रेखी फलन होता है। तो इस तरीके से हमको जैसे जैसे हम A में B मिलाते जाएंगे वैसे वैसे A का आंशिक वाष्प दाब इस लाइन के अनुसार कम होकर के 0 हो जाए। ये लाइन A के आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि PA = XA × PA0। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे B की मात्रा बढ़ेगी, A की मात्रा कम होगी। यहाँ पर शुद्ध A का वाष्प दाब है, इसमें जैसे जैसे B मिलता जाएगा B का मूल प्रभाज बढ़ेगा, A का मूल प्रभाज कम होगा। A का मूल प्रभाज जब कम होगा तो A का आंशिक वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे द्रव A में द्रव B मिलता जाता है वैसे वैसे द्रव B का आंशिक वाष्प दाब बढ़ता है और बढ़ करके शुद्ध अवस्था में मान के बराबर हो जाता है। ये रेखा B के आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है, तो PV बराबर हो जाएगा XB × PV0। जैसे जैसे B मिलता जाएगा B का मूल प्रभाज बढ़ेगा और XB का मान बढ़ने के कारण B का आंशिक वाष्प दाब निरंतर बढ़ता जाएगा और अंत में शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अगर हम विलयन का कुल वाष्प दाब देखें तो विलयन का कुल वाष्प दाब PT बराबर होता है A का आंशिक वाष्प दाब धन B का आंशिक वाष्प दाब और इसका मान बराबर हो जाएगा XA × PA0 धन XB × PB0। अब हम लोग ये समझेंगे कि आदर्श विलयन में निर्माणकारी कणों की पारस्परिक क्रियाएं किस तरीके से होती हैं। अगर हम शुद्ध अवस्था में द्रव A के अणुओं के बीच की होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को AA इंटरेक्शंस कहें, शुद्ध द्रव B में अणुओं के बीच की पारस्परिक क्रियाओं को B' इंटरेक्शंस कहते हैं। इंटरेक्शंस का मतलब होता है आकर्षण बल। अणुओं के बीच के आकर्षण बलों को और भी कुछ घटक देखे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आकर्षण बलों को देखा जाता है। AA इंटरेक्शंस या AA पारस्परिक क्रिया ये शुद्ध द्रव A के अणुओं के मध्य में होगी। शुद्ध द्रव B में अणुओं के बीच की पारस्परिक क्रिया B' इंटरेक्शंस होगी। और अगर हम जब आदर्श विलयन बन जाएगा तो उसके अणुओं को देखें
तो उसमें ए और बी दोनों प्रकार के अणु होंगे, तो ए और बी इंटरेक्शंस होंगे। ए और बी इंटरेक्शंस का मतलब हुआ अणुओं ए तथा बी के बीच के आकर्षण बल। तो ये हो जाएंगे ए डैश बी इंटरेक्शंस। शुद्ध द्रव ए के अणुओं के बीच के आकर्षण बल ए इंटरेक्शंस, शुद्ध द्रव बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल बी इंटरेक्शंस, और जो आदर्श विलयन बनकर के तैयार हुआ उसमें ए और बी अणुओं के बीच के आकर्षण बलों को ए बी इंटरेक्शंस कहा जाता है। जब आदर्श विलयन बनता है तो ए बी इंटरेक्शंस का मान बी बी इंटरेक्शंस और ए इंटरेक्शंस के बराबर होता है, न कम न ज़्यादा। इसका मतलब हुआ कि आदर्श विलयन के अणुओं के मध्य उतने ही प्रबल आकर्षण बल होते हैं जितने कि शुद्ध द्रवों के मध्य। अब इन विलयनों के उदाहरण की बात करते हैं। वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता, लेकिन कुछ विलयन ऐसे हैं जो लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसमें से पहला है बेंजीन और टॉलीन का विलयन, दूसरा है नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन का विलयन, और तीसरा है क्लोरोईथेन तथा ब्रोमोईथेन का विलयन। तो ये तो रहा आदर्श विलयन के बारे में। मैंने ये बताया कि आदर्श विलयन में ए बी इंटरेक्शंस का मान प्योर लिक्विड ए और लिक्विड बी के इंटरेक्शंस के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयनों में ए बी इंटरेक्शंस का मान ए इंटरेक्शंस और बी बी इंटरेक्शंस से कम या ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रकार आदर्श विलयन में अवयवों ए और बी की जो वाष्प बनती है वो शुद्ध द्रव ए और शुद्ध द्रव बी में बनने वाली वाष्प के समान होगी। इसलिए आदर्श विलयन का वाष्प दाब P बराबर होता है ए का आंशिक वाष्प दाब धन बी का आंशिक वाष्प दाब, और यह मान गणना द्वारा प्राप्त आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, अर्थात एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब हम लोग राउल्ट के नियम के आधार पर विलयनों का दूसरा जो प्रकार है अनादर्श विलयन, उनको समझेंगे। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले विलयन, और दूसरे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। Solutions having positive deviation, positive deviation
फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये हो जाएगा सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये विलयन 3 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त ये है कि इन विलयनों के लिए ए का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से गणना करने पर प्राप्त ए के आंशिक वाष्प दाब से अधिक होता है। प्रयोगात्मक रूप से जब मान का निर्धारण किया जाएगा, ए का आंशिक वाष्प दाब देखा जाएगा तो वो ज़्यादा होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से। इसी तरीके से बी का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होगा। चूँकि विलयन का कुल वाष्प दाब निर्माणकारी द्रवों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है, यानी कि PT = PA + PB। चूँकि PA का मान x × PA0 से ज़्यादा है, PB का मान XB × PB0 से ज़्यादा होगा, इसलिए PA और PB का जो योग होगा वो ज़्यादा होगा XA × PA0 + XB × PB0। इस प्रकार द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, जब इस प्रकार के विलयन का निर्माण होता है तो आयतन में वृद्धि होती है, यानी कि जो निर्माणकारी द्रव हैं ए और बी, उनको जब परस्पर मिश्रित किया जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा। मान लिया 10 ml ए है, 10 ml बी है, तो जो विलयन बनकर के तैयार होगा वो 20 ml से कुछ अधिक होगा। तीसरा, इन विलयनों के निर्माण के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ΔH मिक्सिंग > 0 होगा। एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि अगर कहीं पर ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो तो ΔH > 0 यानी कि पॉजिटिव होगा, और अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है तो ΔH ऋणात्मक होगा, यानी कि <0 होगा। तो ये तो शर्तें रहीं धनात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए। अब ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए देखा जाए तो ये भी 3 शर्तों का पालन करते हैं। पहली शर्त, ए का आंशिक वाष्प दाब कम होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से आंशिक वाष्प दाब से। बी का आंशिक वाष्प दाब कम होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से आंशिक वाष्प दाब से। चूँकि विलयन का कुल वाष्प दाब निर्माणकारी अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है और आंशिक वाष्प दाब कम है, तो राउल्ट के नियम से जो गणना करने से वाष्प दाब मिलेगा, कहने का मतलब XA × PA0 + XB × PB0, उससे विलयन का वाष्प दाब कम होगा। विलयन का वाष्प दाब प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात करेंगे तो वो मान कम मिलेगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से। कि इन विलयनों के लिए जब निर्माणकारी द्रवों को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का आयतन निर्माणकारी द्रवों के कुल आयतन से कम होता है। मतलब अगर 10 ml ए और 10 ml बी लिया है और विलयन तैयार कर रहे हैं
तो जो विलयन बनेगा उसका आयतन 20 ml से कम होगा। तीसरा, जब द्रवों को परस्पर मिश्रित किया जाता है तो उस दौरान ऊष्मा निकलती है, यानी कि डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। तो ये 3 शर्तें रहीं ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए। अब हम धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए मोल प्रभाज और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचेंगे और देखते हैं क्या होता है। अगर हम एक अक्ष पर वाष्प दाब रखें और दूसरी अक्ष पर इस पे हमने रखा वाष्प दाब और इस पर रखा मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर हमने मान लिया कि A शुद्ध अवस्था में है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पर हमने मान लिया कि B शुद्ध अवस्था में है तो x भी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर चूँकि B नहीं है इसलिए x भी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर A नहीं है इसलिए A का मोल प्रभाज x इज इक्वल टू 0 होगा। जब द्रव A शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका वाष्प दाब PA0 होगा। इसमें जैसे जैसे B मिलता जाएगा, इसमें जैसे जैसे B मिलाएंगे वैसे वैसे A का वाष्प दाब कम होता जाएगा। और अगर यह आदर्श विलयन हो तो जो वक्र मिलेगा वो एक रेखा मिलती है। मैंने जब आदर्श विलयन को पढ़ाया था तब बताया था कि एक रेखा मिलती है। और अगर विलयन आदर्श अवस्था में होता तो जैसे जैसे B मिलाते जाते हैं वैसे वैसे B का आंशिक वाष्प दाब बढ़ता जाता और इस तरीके से अंत में जा कर के शुद्ध द्रव B के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। आदर्श विलयन का कुल वाष्प दाब इस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसमें जो हमने डॉटेड माना है वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा, यानी कि ये जो रेखाएं मिलती हैं ये आदर्श विलयनों के लिए मिलती हैं। ये विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे हम A में B मिलाएंगे A का आंशिक वाष्प दाब कम होगा और वो इस वक्र के अनुसार कम होगा। ये वक्र A के आंशिक दाब को प्रदर्शित कर रहा है और इसका मान गणना द्वारा प्राप्त आंशिक वाष्प दाब यानी कि XA इंटू PA0 से अधिक होगा। XA A का मूल प्रभाज, PA0 A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी तरीके से जैसे जैसे A में B मिलेगा तो B का मूल प्रभाज बढ़ेगा और B का मूल प्रभाज बढ़ेगा तो B का आंशिक वाष्प दाब भी बढ़ता है और वो इस वक्र के अनुसार बढ़ता है। तो ये वक्र B के आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहा है और B का आंशिक वाष्प दाब PB अधिक होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से, यानी कि XB इंटू PB0 से। और जो विलयन बनकर के तैयार होगा उसका कुल वाष्प दाब PT द्रव A के आंशिक वाष्प दाब व द्रव B के आंशिक वाष्प दाब का योग होगा और ये मान राउल्ट के नियम से गणना करने पर प्राप्त मान से अधिक होगा, यानी कि XA इंटू PA0 प्लस XB इंटू PB0 से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है कि वाष्प दाब बढ़ जाता है? तो अगर हम शुद्ध अवस्था में A और B
द्रवों के अणुओं के बीच की पारस्परिक क्रियाओं को देखें, यानी कि ए के अणुओं के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही और बी के अणुओं के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही, साथ ही साथ जब विलयन बनेगा तो विलयन में ए और बी दोनों प्रकार के अणु होंगे। तो इनके बीच की पारस्परिक क्रियाएं किस तरीके से हैं? अगर शुद्ध द्रवों ए और बी के अणुओं के बीच की पारस्परिक क्रियाओं का मतलब होता है आकर्षण बल। तो ए और बी के बीच के आकर्षण बल, तो शुद्ध द्रवों ए के अणुओं के बीच के आकर्षण बल व बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल अधिक हों और ए और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बलों से, यानी कि ये वाले कम, ए और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल कम और ए या बी और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल अधिक हैं। तो जो विलयन बनकर के तैयार हो रहा उसमें आकर्षण बलों का मान कम है, अणुओं के बीच के आकर्षण बलों का मान कम है, तो अणुओं का वाष्पावस्था में निकलना आसान होगा। और जब अणु आसानी से वाष्पावस्था में बदल जाएगा तो वास्तविक वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब के मान से अधिक होगा, क्योंकि वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या अधिक है। तो ये तो रहा इसका कारण कि धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक विचलन का कारण क्या मैंने बताया कि ए इंटरेक्शंस बी इंटरेक्शंस का मान ए बी इंटरेक्शंस से ज़्यादा होता है, और जब ए और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल कम है तो अणुओं का वाष्पावस्था में बदलना आसान हो जाता है, और जब अणु वाष्पावस्था में आसानी से पहुंच जाते हैं तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाता है। अब हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। तो इसका जो पहला उदाहरण है, इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल के अणुओं के मध्य में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब उसमें एसीटोन मिलाया जाता है तो इथेनॉल के अणुओं के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आ जाती है, जिससे निर्मित विलयन के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होता है, जबकि शुद्ध अवस्था में अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक है। तो निर्मित विलयन के अणुओं के बीच में जब आकर्षण बल कम होगा तो वो आसानी से वाष्पावस्था में पहुंचेंगे। तो प्रेक्षित वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होगा। दूसरा उदाहरण है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन जब शुद्ध अवस्था में होता है तो इसके अणुओं के मध्य डाईपोलर इंटरेक्शंस प्रबल होते हैं। शुद्ध अवस्था में कार्बन डाइसल्फाइड अणुओं के मध्य के डाईपोलर इंटरेक्शंस प्रबल होते हैं इन कंपैरिजन टू एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण से। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का जो मिश्रण बनकर के तैयार होगा उनके अणुओं के बीच में डाईपोलर इंटरेक्शंस कम होते हैं, जबकि शुद्ध अवस्था में एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के अणुओं के बीच के डाईपोलर इंटरेक्शंस अधिक होते हैं। तो जब दोनों को मिश्रित किया जाता है, आकर्षण बलों का मान कम हो जाने के कारण वाष्प अवस्था में अणुओं का निकलना आसान हो जाता है। इसलिए प्राप्त विलयन का प्रेक्षित वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म।
इसमें भी डाईपोलर इंटरेक्शंस का मान शुद्ध अवस्था में कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के डाईपोलर इंटरेक्शन से कम हो जाता है। तो जब दोनों का मिश्रण तैयार किया गया, अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है तो उनका वाष्पावस्था में निकलना आसान हो जाता है, और अधिक वाष्प बनती है तो वाष्प दाब भी अधिक पड़ता है। इसलिए प्रयोगात्मक रूप से जो वाष्प दाब ज्ञात किया जाता है उसका मान ज़्यादा होता है, और राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से जो वाष्प दाब प्राप्त होता है उसका मान कम होता है। अब हम आते हैं ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए। तो अगर हम ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए मोल प्रभाज और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ खींचें। यहाँ पर वेपर प्रेशर हो गया, वाष्प दाब, और यहाँ पर हो गया मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर शुद्ध द्रव A है तो इसका मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। चूँकि द्रव B नहीं है तो B का मोल प्रभाज 0 हो जाएगा। यहाँ पर शुद्ध द्रव B है तो B का मोल प्रभाज 1 होगा। चूँकि A नहीं है इसलिए A का मोल प्रभाज 0 हो जाएगा। A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PA0 है, B का शुद्ध अवस्था में PB0 है। अगर आदर्श विलयन बनता तो जैसे जैसे A में B मिलता जाता, A का आंशिक वाष्प दाब इस रेखा के अनुसार कम हो जाता, और जैसे जैसे B का मूल प्रभाज विलयन में बढ़ता तो B का मूल प्रभाज बढ़ने से B का आंशिक वाष्प दाब इस रेखा के अनुसार बढ़ जाता और अंत में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता। और जो आदर्श विलयन बनकर के तैयार होता, आइडियल सॉल्यूशन जो बनकर के तैयार होता, उसका कुल वाष्प दाब इस रेखा के अनुसार होता। किंतु ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन है। ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होता है, जैसे जैसे शुद्ध द्रव A में B मिलता है, A का आंशिक वाष्प दाब इस वक्र के अनुसार कम होता है, और अंत में चूँकि मूल प्रभाज 0 है इसलिए A का आंशिक वाष्प दाब भी 0 हो जाएगा। तो ये जो वक्र है ये A के आंशिक वाष्प दाब को शो कर रहा है, यानी कि PA, और इसका मान कम होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त आंशिक वाष्प दाब यानी XA × PA0 से। जैसे जैसे B मिलता जाता है B का आंशिक वाष्प दाब बढ़ता है और वो इस वक्र के अनुसार बढ़ेगा। इस वक्र पर ये B का आंशिक दाब हो गया और इसका मान कम होगा XB × PB0, यानी कि राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से। और जो द्रव A और द्रव B को मिलाने से जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब PT, जो कि A के आंशिक वाष्प दाब और B के आंशिक वाष्प दाब का योग होता है, उसका मान कम होगा राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से, यानी कि XA × PA0 प्लस XB × PB0 से। तो ये तो रहा वक्र के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि ऋणात्मक विचलन का कारण क्या है। तो अगर विलयन के अवयवों A और B के बीच की पारस्परिक क्रियाओं या इंटरेक्शंस को देखा जाए या आकर्षण बलों को देखा जाए तो वो ज़्यादा होते हैं शुद्ध द्रव A के अणुओं के बीच के आकर्षण बलों से या शुद्ध द्रव B के अणुओं के बीच के आकर्षण बलों से।
यानी कि जो द्रव मिश्रण बनकर के तैयार हो रहा है उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा है, और शुद्ध अवस्था में जो द्रव हैं उनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल कम है। तो जो द्रव मिश्रण है उसमें आकर्षण बल ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण अणु आसानी से वाष्प अवस्था में नहीं आ पाते, या हम ये कहें अणुओं का वाष्प अवस्था में निकलना कठिन होता है, जिससे वास्तविक वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से वाष्प दाब से कम होता है। अब हम इनके उदाहरण पर आते हैं, और उदाहरण में पहला है फिनॉल एंड एनिलीन सॉल्यूशन। फिनॉल और एनिल का विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। फिनॉल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधता होती है, और जब फिनॉल और एनिलीन आपस में मिला दिए जाते हैं तो फिनॉल के प्रोटॉन की एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। यानी कि शुद्ध अवस्था में हाइड्रोजन बंधता कम, और जब दोनों को परस्पर मिश्रित कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन बंधता का मान बढ़ जाता है, यानी कि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। आकर्षण बल का मान बढ़ जाने के कारण वाष्प अवस्था में अणुओं का निकलना कठिन हो जाता है, कम मात्रा में अणु निकलते हैं। तो प्रयोगात्मक रूप से जो मान ज्ञात किया जाता है वो राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त मान से कम होता है। दूसरा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मध्य हाइड्रोजन बंधता विकसित हो जाती है, हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिससे आकर्षण बलों का मान बढ़ जाता है, और आकर्षण बलों का मान बढ़ गया तो वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित होना कठिन हो जाता है, जिससे द्रव मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा गणना करने से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है। तो ये तो रहा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉप्स। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव की भांति उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। शुद्ध द्रव की भांति उबलता है, इसका मतलब उसका द्रव प्रावस्था में और वाष्प प्रावस्था में रासायनिक संघटन समान होता है। इस मिश्रण से निर्माणी द्रवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जब हम द्रवों को पृथक करते हैं तो उसमें वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था, आसवन फ्लास्क में द्रव प्रावस्था होती है ए और बी, दो द्रव हैं, और जब वाष्प प्रावस्था बनी तो वाष्प प्रावस्था में ए की वाष्प ज़्यादा रहती है और बी की वाष्प कम होती है। अब अगर ए की वाष्प ज़्यादा है तो वो संघनित्र से होते हुए द्रवित हो जाती, और बी की वाष्प प्रभाजी स्तंभ से पुनः वापस लौट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम उन्हीं द्रव मिश्रण का पृथक्करण कर सकते हैं जिनकी निर्मित वाष्प में मात्राएं
द्रव मिश्रण की मात्राओं से भिन्न हो। जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वो पहले द्रवित होगी और जिसकी कम मात्रा होगी वो बाद में द्रवित होगी। स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा इसलिए पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वाष्प प्रावस्था में भी वही रासायनिक संगठन होता है। और जब वाष्प प्रावस्था ठंडी होगी तो जो द्रव प्राप्त होगा उसमें दोनों ही द्रव होंगे, ए और बी। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वे द्रव मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे एक निश्चित सांद्रण पर न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब है, यहाँ पर शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो इस तरीके से वक्र मिलता विलयन के लिए। चूँकि ये धनात्मक विचलन वाला है इसलिए इसमें एक उच्चिष्ट बिंदु होगा, जिस बिंदु पर वाष्प दाब अधिकतम होता है, यानी कि जो उच्चिष्ट बिंदु होता है उसके संगत सांद्रण पर द्रव मिश्रण न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण देता है। न्यूनतम स्थिर क्वाथी का सांद्रण, इस सांद्रण पर यह न्यूनतम स्थिर क्वाथी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी वाष्प अधिकतम है। वाष्प अधिकतम है, इसका मतलब ये हुआ कि संगत क्वथनांक कम है। शुद्ध द्रव ए और शुद्ध द्रव बी का जो क्वथनांक होगा उससे इस रासायनिक संगठन का क्वथनांक कम होगा, क्योंकि इस सांद्रण पर ए और बी की वाष्प अधिकतम है। इसका मतलब वाष्प का निर्माण आसानी से हो रहा है, और जब निर्माण आसानी से हो रहा तो संगत क्वथनांक कम होगा, इसलिए इसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। तो जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वही न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जैसे इथेनॉल और जल का, इथेनॉल तथा जल का 95.6% सांद्रण आयतन के अनुसार होने पर न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है। दूसरे होते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे द्रव मिश्रण जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक निश्चित सांद्रण पर अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते। एक निश्चित सांद्रण का मतलब है जिस सांद्रण पर वक्र का निम्ननिष्ठ होगा। जैसे अगर इनके लिए ऋणात्मक विचलन वाले द्रव मिश्रण के लिए देखा जाए तो मान लिया कि निम्ननिष्ठ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो इसके संगत जो सांद्रण होगा वो उच्चतम स्थिर क्वाथी का सांद्रण होगा। ये PA0 और यहाँ पर शुद्ध विलायक B का वाष्प दाब है PB0। तो इसका मतलब इस ताप पर A और B दोनों की वाष्प बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। इसका मतलब ये हुआ कि जो संगत द्रव हैं अगर वो शुद्ध अवस्था में उनका क्वथनांक देखा जाए तो उससे इसका क्वथनांक अधिकतम होगा, क्योंकि वाष्प कम बन रही है, इसलिए इन्हें अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे HNO3 तथा जल का 68% बाई वेट मिश्रण, इसमें जो 95.6 है वो इथेनॉल का है और इसमें 68 HNO3 का है। तो ये इनके उदाहरण हो गए। ये तो रहा स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। सेकेंड वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थर्ड वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अणुसंख्य गुणधर्म तथा एबनॉर्मल बिहेवियर, असमान व्यवहार को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को बार बार देखें और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें।